हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैलेओबोटनी। तो सबसे पहले बात तो ये होता क्या है। तो ये वो ब्रांच है बॉटनी की जिसके अंदर हम डील करते हैं साइंटिफिक स्टडी एंशियंट प्लांट्स की। जैसे अगर हमें प्लांट फोसिल्स मिले, उनके बेसिस पे हम उनकी क्या करते हैं, एंशियंट प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं फोसिल्स? तो फोसिल्स की जनरली अगर हम देखें तो दो प्रोसेसेस हैं फोसिल्स बनने की। एक तो है मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट प्रोसेस। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, जो डिकम्पोज्ड मॉलिक्यूलर मटेरियल है प्लांट्स का और उसके जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मिनरल मॉलिक्यूल से। राइट। जो डिकम्पोज्ड मॉलिक्यूलर मटेरियल है प्लांट्स का वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? मिनरल मॉलिक्यूल से। ये मिनरल मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? आयरन पाइराइट हो सकता है, लाइम हो सकता है, सिलिका, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। राइट। तो अगर हम बात करें ये होता क्यों है, रिप्लेसमेंट हो कैसे जाता है, तो जब रॉक्स की वेदरिंग हो रही होती है, रॉक जब डिसॉल्व हो रहे होते हैं अर्थ की सरफेस में, तो उस टाइम पे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो इनके साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब उनकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो उस वजह से क्या होता है, इनमें रिप्लेसमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड प्रोसेस की, सेकंड प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस नाम से ही पता लग रहा है कि इनफिल्ट्रेशन होगा मिनरल्स का। राइट। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट फॉसिलाइजेशन अकर्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स थ्रू दी सेल वॉल ऑफ दीज प्लांट टिश्यूज। क्या होगा, जब पार्शियल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा प्लांट पार्ट्स का, उस टाइप पे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं वो अंदर आ जाएंगे, बाहर से मिनरल्स अंदर आ जाएंगे और फिर क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वहीं उसके अंदर रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, जो कार्बन है, जो डिसइंटीग्रेशन के दौरान हमें देखने को मिलेगा, वह इन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनेट बना लेगा। जैसे उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बोनेट बनाया। और इनफिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेक्शन हुआ सोल्यूबल मिनरल सोल्ट्स का, जो सराउंडिंग वाटर में प्रेजेंट थे, और कुछ सर्टेन कंपाउंड जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट थे, उनके बीच क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। राइट। अब फोसिल्स की प्रोसेस तो हो गई, फोसिल्स बन गए। तो फोसिल्स होते कितने टाइप के हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो जनरली अगर हम डिस्कस करें तो 5 फोसिल्स हमें देखने को मिलते हैं जनरली, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो बनते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, रॉक के ऊपर इम्प्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ड्राइड स्पेसिमेन को एक पत्थर के ऊपर रख दिया हो। ठीक है। ऐसा होता क्यों है? दे formed when plant parts get buried into the soil that later on forms a hard rock, right? And they look like the impressions left on a wet cement block which shows the print on drying. ऐसा लगता है जैसे किसी सीमेंट के ऊपर किसी ने प्रिंट कर दिया हो। राइट। फिर अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जितने ये जो इम्प्रेशन है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें एक प्लांट के वेजिटेटिव और फ्लोरल पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो हमें उसकी एक्सटर्नल शेप, साइज, ये सब बता रहे होंगे। ठीक है। थोड़ा सा परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होता, क्वाइट एक्यूरेट हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, पेट्रिफिकेशन, जो हमने इसमें पढ़ी। पेट्रिफिकेशन में क्या होगा, स्लो इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, उसके जो मिनरल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। वो मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो उसके अंदर आके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और उसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन दोनों में क्या होगा, रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो उसी में ही दबकर रह जाएंगे और वहां पे फॉसिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड टाइप है कंप्रेशन। कंप्रेस, formed due to vertical pressure of sediments। ठीक है। और एक्सटर्नल फॉर्म गेट्स डिसॉर्टेड, जो उसकी एक्सटर्नल फॉर्म है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इनपरफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी दरारें आ जाएंगी। और फिर क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जैसे अगर हम स्फेरिकल शेप को देखें, अगर हम एक बॉल को ऊपर से प्रेशर करेंगे तो एक लेंस की तरह वो इस टाइप से क्या बना लेगा, शेप बना लेगा।
ठीक है। फोर्थ टाइप है हमारे पास फॉसिल कौन सा? इनक्रस्टेशन। इसमें क्या होता है, जो प्लांट का मटेरियल है वो क्या होगा, उसमें एक क्या होगा, वो हट जाएगा, एक जगह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वहां पे एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी। जो प्लांट मटेरियल है वो एक जगह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, और वहां पे एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी। और ये जो कैविटी है वहां पे क्या होगी, रॉक के मिनरल्स आ जाएंगे और रॉक की फॉर्मेशन कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो सोइल है वो उसके अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो रॉक का मटेरियल है वो क्या करेगा, रॉक की फॉर्मेशन कर लेगा, और इसकी वजह से हमें उसकी पूरी की पूरी एग्जैक्ट कास्ट देखने को मिल जाती है उस फॉसिल के अंदर, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल पाता। फिफ्थ टाइप के फॉसिल है कोल बॉल्स। ये बेस्ट एग्जांपल है पेट्रिफिकेशन का। ये बेस्ट एग्जांपल है पेट्रीफेक्शन का। इसमें क्या होता है, इरेगुलर राउंड मासेस हमें देखने को मिल जाएंगे अगर हम उनको देखें, मेजरिंग विच आर मेजरिंग अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर टू अबाउट 1 मीटर इन साइज, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, हर एक जो बोल है उसके अंदर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा, एंड दे कैन शो इवन द डेलिकेट पार्ट्स दैट रिमेन इंटैक्ट इन दैट फॉसिल। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमें देखने का वर्ड मिलेगा ममीफाइड फोसिल्स क्या होते हैं। तो ममीफाइड फोसिल्स क्या होते हैं, जब हम उन्हें कुछ सर्टेन स्पेशल फैक्टर्स के साथ डील करते हैं, जैसे डेसिकेशन, फ्रीजिंग, केमिकल प्रिजर्वेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसे हम, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इजिप्शियंस करते थे। वो कुछ सर्टेन डेसिकेशन, फ्रीजिंग, केमिकल प्रिजर्वेशन की हेल्प से क्या करते थे, उन्हें पूरा का पूरा अच्छे से प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बहुत सा वेरियस टेक्निक्स टू स्टडी द फॉसिल। नाउ द वेरियस टेक्निक्स टू स्टडी द फॉसिल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फिल्म और पील टेक्निक, इसमें क्या होता है, थिन फिल्म्स, फ्लैट सरफेस की जो स्पेसिमेन है उसे कट कर लिया जाता है और फिर उसे बाद में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्लैट सरफेस है उसे वहां से निकाला जाता है, एच किया जाता है, और फिर उसे क्या करते हैं, डिप करते हैं HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, ठीक है, ताकि क्या हो, उसका जो रॉक मैट्रिक्स है वो सारा का सारा डिसोल्व हो जाए एसिड के अंदर, और हमें एक थिन लेयर मिल जाए कार्बोनाइज्ड प्लांट टिश्यू की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एसिड को रिमूव किया जाएगा रनिंग वाटर से, फिर बाद में उसे ड्राई कर लिया जाएगा एयर में, और फिर बाद में क्या होगा, एक सॉल्यूशन हम उसके ऊपर डालेंगे ताकि उसे हम हार्ड कर पाए, उस फिल्म को हार्ड कर पाए, और फिर बाद में उसे स्टडी कर सकें। उस सॉल्यूशन का हम कैसे बनाएंगे, कोलोडियन से, जिलेटिन से और सेलुलोज एसीटेट से, उसे हम उसके ऊपर पोर करेंगे ताकि वो उसके ऊपर अलाउ टू सेट स्टिल इट बिकम्स हार्ड, ताकि वो हार्ड हो जाए, और फिर बाद में उस फिल्म को निकाल कर हम उसे स्टडी करते हैं। सेकेंड मेथड इज ग्राउंड थिन सेक्शन। इसमें क्या होता है, जो पेट्रीफेक्शन होते हैं ना फॉसिल्स, उन्हें कट कर लिया जाता है सुटेबल साइजेस में, फिर उसके बाद उनके सरफेस को स्मूथ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोरंडम, राइट। जो स्मूथ सरफेस हमें ऑब्टेन हुआ है, फिर उसके बाद हम उसे माउंट करेंगे एक ग्लास स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रेजिन, एंड देन दीज सेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो थिनिंग और स्मूथनिंग का जो प्रोसेस था, इसके लिए हमने क्या यूज किया, कार्बोरंडम, राइट। फिर उसके बाद थर्ड टेक्निक है हमारे पास माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी में हम क्या करते हैं, जो फॉसिल स्पेसिमेन है, जो उसे हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो सेक्शंस हैं उन्हें कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम्स। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉसिल स्पेसिमेन को हमने क्या किया, एम्बेडेड कर दिया पैराफिन वैक्स में, फिर उसके बाद हमने उसके सेक्शंस की कटिंग की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम्स। देन दीज स्पेसिमेन्स आर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, फर्स्टली दीज स्पेसिमेन्स आर ट्रीटेड विद HF
hydrofluoric acid, potassium chlorate. Then they are poured into the mixture of phenol and alcohol. राइट इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें प्रोसेस यूज करते हैं। ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती है वुड फॉसिल्स के लिए। ठीक है, माइक्रोटोमी में हमने क्या किया, पैराफिन वैक्स का यूज किया और सेक्शंस को कट किया माइक्रोटोम्स की हेल्प से। फिर उसके बाद स्पेसिमेंस को हमने क्या किया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, फिनोल अल्कोहल मिक्सचर के अंदर डाला, फिर बाद में उनको स्टडी किया। ठीक है, और ये जो टेक्निक थी हमने वुड फॉसिल्स के लिए डेवलप की। Fourth method is maceration technique. Maceration technique suitable, it is suitable for the pollen grain study. ठीक है, इस स्टडी के लिए इस टेक्निक को डिजाइन किया गया है। इसके अंदर इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन है उसको हम डाइल्यूट हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। स्पेसिमेन को हमने डाइल्यूट हॉट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने क्या किया, ट्रीट किया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्लांट फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे उसे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। These plant fragments are studied under the microscope. फिफ्थ मेथड इज ट्रांसफर टेक्निक। नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसफर करेंगे। इसको हम यूज करते हैं कंप्रेशंस के लिए। ये जो कंप्रेशंस हमने टाइप ऑफ फॉसिल्स में पढ़ा था, वर्टिकल प्रेशर की वजह से जो बने थे, जो फेस है फॉसिल के स्पेसिमेन का उसको हम कोट करेंगे, डबल कोटिंग करेंगे, किससे, पील सॉल्यूशन से। और फिर उसके बाद जो रॉक मैट्रिक्स है उसे हम रिमूव करेंगे HF से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। फिर उसके बाद हम उसे स्टडी करेंगे। सिक्स्थ मेथड इज एक्सरे फोटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं ताकि हम उसे स्टडी कर सकें फॉसिल को। सेवेंथ मेथड इज एक्सकवेशन टेक्निक। उसको एक्सकवेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैमर्स का या फिर स्टील नीडल का, और फिर हम उसे स्टडी करते हैं। इसमें हम जैसे छोटे छोटे फॉसिल स्ट्रक्चर देखने को मिले स्पोरेंजिया के, उन्हें हम इसमें स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैलियोबॉटनी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए प्रोसेसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, then we discuss about the various types of fossils and how we study them. These are the methods. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू सो मच। वी आर डिस्कसिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल। So what is geological time scale? It is a tabular form in which we mention the sequences and duration of eras and periods with their dominant forms of life since the beginning of Earth on the Earth, right? And it was developed by G. Aradiana in 1760. इसमें अगर मैं बात करूं, there are generally 4 units in the geological time scale. First is the largest unit called eon, then era, then period, and the smallest unit of geological time scale is epoch. Further, if we see that there are 4 eons, first is Hadean, second one is Archean, third one is Proterozoic, and fourth one is Phanerozoic. And we have to study this eon Phanerozoic. This Phanerozoic is divided into 3 eras called Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Now, eras के बाद है हमारे पास periods, right? Eon, eras, then periods. तो ये जो Paleozoic है इसे हम 6 periods के अंदर डिवाइड करते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। नेक्स्ट पेज पे इसकी ट्रिक लिखी हुई है। और ये जो मेसोजोइक एरा है, ये जो मेसोजोइक एरा है ये डिवाइडेड होता है 3 पीरियड्स में, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। एंड दिस सीनोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। नाउ स्टार्टिंग विद द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा के अंदर अगर हम देखें 6 पीरियड्स थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इसे आप याद कर सकते हो, कैम्ब्रिज ऑर्डर सिल्वन डेवलप कार पार्किंग, कैम्ब्रिज ऑर्डर सिल्वन टू डेवलप कार पार्किंग।
राइट। और अगर मैं बात करूं पेलियोजोइक से पहले की, इससे पहले क्या था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, जो लगभग 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले था। इसको अगर हम डिवाइड करें 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है, लोअर, मिडिल एंड अपर, जिसके अंदर अगर हम देखें जो फ्लोरा है, प्लैंक्टन्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते थे और प्रोकैरियोट्स हमें देखने को मिलते थे। मिडिल में हमें क्या देखने को मिले, प्री कैम्ब्रियन में यूकैरियोट्स डेवलप होना शुरू हुए। फिर उसके बाद क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू हुए। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, देन प्लैंक्टन्स, यूकैरियोट्स एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन the period start called Cambrian of Paleozoic era। ठीक, तो कैम्ब्रिज में क्या हुआ, सबसे पहले हमें इनवर्टेब्रेट्स देखने को मिले, फॉसिल इनवर्टेब्रेट्स, और फ्लोरा में हमें क्या देखने को मिला, एल्गी का ओरिजिन देखने को मिला। देन इन द ऑर्डोविशियन पीरियड we see the dominance of the invertebrates, and in the flora appearance of first land plants occurs in the Ordovician period, which is about 430 million years ago. Then Silurian period time पे क्या हुआ, अर्लीस्ट फिशेस और कुछ लैंड इनवर्टेब्रेट्स देखने को मिले, और इसमें ज़ूस्टेरोफाइलम क्या था, डोमिनेंट था फ्लोरा के केस में। देन अगर हम देखें कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड में अगर हम देखें हमें एम्फीबियंस देखने को मिले और अकाइनोडर्म्स देखने को मिले, कुछ सीड फर्न्स और ब्रायोफाइट्स फ्लोरा के केस में हमें डोमिनेंट फॉर्म देखने को मिली। देन इन द पर्मियन पीरियड वी सी इन द केस ऑफ फोना द मैमल लाइक रेप्टाइल्स अपीयर एंड दे आर डोमिनेंट इन दिस पीरियड। फिर आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स हमें देखने को मिले फ्लोरा के केस में। देन ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये क्या थी, गोल्डन एज थी रेप्टाइल्स की, और इसमें क्या हुआ था, डायनासोर्स का राइज हुआ था। फ्लोरा के केस में देखो तो हमें इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिले, राइट, डाइकोटिलेडनस देखने को मिले, हर्बेशियस लाइकोपोड, फर्न्स, कॉनिफेर्स और साइकड्स देखने को मिले, जिम्नोस्पर्म्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मेसोजोइक एरा खत्म हुआ, फिर उसके बाद आया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में हमें 2 पीरियड्स देखने को मिलते हैं, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। इसमें अगर हम देखें फोना के केस में, तो मैमल्स और बर्ड्स अपीयर हुए किसमें, टर्शियरी में, टर्शियरी पीरियड में, और एंजियोस्पर्म्स और डाइकोटिलेडन्स अपीयर हुए फ्लोरा में, डोमिनेंट फॉर्म्स थे। क्वाटर्नरी के केस में अगर हम देखें तो ये थी एज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एज ऑफ मैमल्स, एंजियोस्पर्म्स एंड देन मोनोकोटिलिडन्स इसके अंदर क्या हुए, अपीयर हुए। तो अब हमने इयोन्स देख लिए थे, पीरियड्स देख लिए थे, एरास देख लिए थे, इपोक रह गया था, इपोच। तो टर्शियरी और क्वाटर्नरी हमें जनरली अगर हम देखें इसमें हमें दिए हुए हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बोनिफेरस के फर्दर इसमें क्या दिए हुए हैं, 2 इपोक दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो पेनिसाइलियन और मिसिसिपियन, पेनिसाइलियन एंड मिसिसिपियन। फिर उसके बाद अगर हम देखें टर्शियरी को इन्होंने 5 इपोक्स में डिवाइड किया है, कौन सा, प्लेयोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पाइलोसीन। इसको आप याद कर सकते हो, पियोली माई, पीईओ, प्लेयोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, पी ओली एंड माई, मियोसीन। देन पीपल है, पियोली में पीपल है, पियोली में पीपल है, पी पिलोसीन, पीएल प्लिस्टोसीन एंड देन एच होलोसीन। वेट अ सेकंड, here it is, Pliocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pilocene, Pleistocene and Holocene. So this is all about the geological time scale। फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा
थ्योरेटिकली अगर मैं इसमें देखूं, थ्योरेटिकली अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेयोजोइक एरा दिया हुआ है। प्लेयोजोइक एरा लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और ये एंड हो गया था 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले। इस एरा के अंदर हमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिले विच आर सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर उसके बाद हमें पता ही है कि इसके पास 6 पीरियड, ये फर्दर डिवाइडेड होता है 6 पीरियड्स में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड, राइट। देन मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा में भी हमें पता है कि ये जो एरा था ये 225 मिलियन ईयर्स अगो के बाद ये स्टार्ट हो गया था और ये एंड हो गया था 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले, राइट। और इसको हम गोल्डन एज भी मानते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स की। और यहाँ पे डोमिनेट हुए थे कौन? डायनासोर्स और टीरोसोरस, राइट। इसको फर्दर डिवाइड किया था ट्रायसिक, जुरासिक और क्रोटेशियस पीरियड्स में। और जो सीनोजोइक एरा है ये 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। इसके अंदर टू पीरियड्स थे, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। So this is all about the geological time scale. Thank you so much.